नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी से और जानेंगे सर्दियों के मौसम में हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। अक्सर सर्दियों के मौसम में बीमारियां हमको घेरे रहती हैं। इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। लक्ष्मी जी, देखिए, बदलते मौसम ये केवल सर्दियों की बात नहीं है। हर मौसम में जब मौसम चेंज होता है तो उस समय हमारी बॉडी या हमारा शरीर एक स्टेबल कांस्टेंट रेशियो में रहने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे एक हम छोटा सा उदाहरण आपको लें कि जैसे आप बस में सफर कर रही हैं या ट्रेन में सफर कर रही हैं और अचानक ट्रेन झटका ले रुक जाए या बस रुक जाए तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है उस बस के मोशन में चलने का आदी हो जाता है कुछ देर तक। बिल्कुल वैसे ही प्रकृति की व्यवस्था है कि जब हम एक कांस्टेंट मौसम में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हम कुछ दिन रह लेते हैं और अचानक फिर टेम्परेचर बदलने लगता है, आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, तो हमारी बॉडी फिर अपने आप को उसमें इम्यूनेट करने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ आंतरिक परिवर्तन करती है। और उस आंतरिक परिवर्तन के करने में हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है और सिंपैथेटिक नर्व है ये ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व है ये कुछ वीक पड़ जाती है मौसम के चेंज में या टेम्परेचर के बदलाव में। तो उस दौरान हमारे शरीर में कुछ एटमॉस्फेरिक डिजीज का प्रभाव पड़ जाता है, या हम ये कहें कि हमारे आसपास के जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो आ जाता है, या आसपास के टेम्परेचर के बदलाव में जो हमारे शरीर की बाहरी त्वचा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, फिर उसके कारण कुछ रोग आ जाते हैं। और विशेष करके जब गर्मी से हम सर्दी में आते हैं या बरसात से सर्दी में आते हैं, अब जैसे अभी पिछले दिनों 3 दिन लगातार पूरे देश में बारिश हुई जिसकी कोई आशा नहीं थी, और वो इतनी भीषण बारिश हुई कि उससे पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ। बिल्कुल सर। और उस डाउन होने से हमारे आसपास जो एक तरीके से बरसात जा चुकी थी, लेकिन बरसात अचानक आई तो जो आसपास की जमीन सूख रही थी उसमें फिर मॉइस्चर हो गया, और मॉइस्चर होने से हमारे आसपास के वायरस और बैक्टीरिया फिर पनप गए। तो ऐसे में हम कितना भी कोशिश करें तो हमारे आसपास के बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी पर आक्रमण करते ही हैं, और हमको उनसे बचने के लिए अपने आप को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में लाने का प्रयास करना पड़ता है जी। अब आजकल के बदलते मौसम में क्योंकि हम सर्दियों में प्रवेश कर चुके हैं, इस समय भी आप अपने रूम में निश्चित रूप से लो टेम्परेचर पर अपने आप को महसूस कर रही होंगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास कर रही होंगी। हर व्यक्ति अब बॉडी का जो एक सीमित टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का या 98.6 फ़ारेनहाइट का, हम जब उससे कम टेम्परेचर होता है तो हमको सर्दी लगती है, उससे अधिक टेम्परेचर होता है तो हमको गर्मी लगती है। अब इस समय टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अगर जरा सा सर्द गर्म हुआ, विशेष करके बच्चों में, जैसे बच्चे ठंड का अनुभव नहीं करते, वो खेलते रहते हैं जी बिल्कुल, और बॉडी और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उनको टेम्परेचर का आभास नहीं हो पाता है। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है खेलते हुए बच्चों को सुबह ही गर्म कपड़े पहना दिए जाए, शाम के समय जब फिर टेम्परेचर डाउन होता है फिर गर्म कपड़े पहना दिए जाए, क्योंकि गर्म कपड़े का तात्पर्य ये होता है कि हम बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर ले जाए, जिससे बॉडी के आसपास के बढ़े हुए टेम्परेचर या घटे हुए टेम्परेचर का कोई फर्क ना पड़े। वही स्थिति हमारे साथ भी है और बुजुर्गों के साथ भी है। तो विशेष करके बुजुर्गों को और बच्चों को तो इस बदलते मौसम में कपड़े का पहनाव, गर्म कपड़ों का चुनाव कर लेना चाहिए समय से पहले। कुछ लोग, जैसे आमतौर से क्या होता है कि हमारे युवा साथी इस समय भी टेम्परेचर से लड़ने का एक नाटक करते हैं, लड़ नहीं पाते हैं, तो इसको कहेंगे कि एक फैशन। और महिलाओं में भी आमतौर से दिन भर तो काम करेंगी, सुबह शाम वो अपने टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखेंगी और शाल वगैरह नहीं ओढ़ेंगी या काम करती जा रही है और ये ऐसा शो कर रही है कि हमको सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन बॉडी उस टेम्परेचर को गेन कर लेता है, उस टेम्परेचर पर अपने आप को बनाने का प्रयास करता, नहीं बना पाता है, तो हमको सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, हमको हरारत होने लगती है। ये आमतौर से बदलाव देखा गया है। अब चूंकि आपने कहा कि हम बचाव कैसे करें, तो बचाव का तो सीधा तरीका ये है कि जब भी आपको ये लगता है कि आपके स्वाभाविक कार्यशैली से आप अपने आप को इल फील कर रही हैं, हल्का सा आपको काम करने में मन नहीं लग रहा है, आंखों में लालीपन आ गया है, नाक में रिसाव शुरू हो गया, नाक बहना शुरू हो गया, या आपको लगता है कि हमको खांसी शुरू हो गई है, गले में खराश हो रही है, ये तमाम लक्षण ऐसे हैं, सांस थोड़ी सी एबअप कर रही है, या हमको सिहरन लग रही है,
अगर ऐसा महसूस होता है तो पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें। जब आपका शरीर ये महसूस करे कि हम बिल्कुल फिट हैं, हमको सर्दी नहीं लग रही है, तब आप ये समझ लें कि हम इस टेम्परेचर को अपने आप को एडजस्ट कर ले गए हैं। और इसको एडजस्ट करने के लिए कई तरीके हैं। एक तो गर्म कपड़ों का पहनना, या फिर उस रूम टेम्परेचर पर अपने आप को, रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना। हालांकि आजकल ब्लोअर का जमाना है, एसी का जमाना है, तो लोग बड़े घरों में तो कर, लेकिन छोटे घरों में, देहात में या आसपास के जो, जिसको हम कह सकते हैं मिडिल स्टेज वाले जो लोग हैं, वो अपने घरों में हीटर का प्रयोग करते हैं, आग का प्रयोग करते हैं। आजकल गाँव में तो बिल्कुल इतनी टाइम चारों तरफ आग जल जाती है। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं जिनको हम अपना करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। दवा का नंबर इसके बाद आता है। जब हम इससे भी न लड़ सकें, या हम इतनी लापरवाही कर जाएं कि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद भी ठीक ना हो, होता क्या है कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तब हम गर्म कपड़े निकालते हैं। अब इस समय का गुलाबी मौसम है, दिन में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन सुबह शाम इतनी ठंडी है कि हमको हल्के गर्म कपड़े का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर। और लोग नहीं करते। यही इस समय जो लापरवाही बरतते हैं वो बाद में उनको कष्टदायक हो जाता है। कई दिन, 15 दिन, 20 दिन तक फिर वो वायरल फीवर से पीड़ित हो जाते हैं। तो मैं अब आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस बदलते मौसम में विशेष करके बच्चों को और बूढ़ों को, उनको पैर में गर्म मोजे पहना दें, पैरों में गर्म तेल का मालिश जरूर कराएं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, कपड़े पहना दें। और ये ना देखें कि सर्दी नहीं है तो हम कंबल या रजाई का प्रयोग ना करें, क्योंकि टेम्परेचर बाहर डाउन होता है। आपके रूम के बाहर टेम्परेचर गिर रहा है, तो आपके रूम का टेम्परेचर भी रात में 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास गिरना शुरू हो जाता है। अगर आप गहरी नींद में हैं और आपने जरा भी लापरवाही बरती, आप आलस कर गए कि अब हम कंबल कौन ओढ़ते या रजाई कौन ओढ़े, तो उससे फिर आप निश्चित रूप से आपके बॉडी का टेम्परेचर जब डाउन होगा तो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम उससे इन्फेक्टेड होंगे। आपकी पूरे का पूरा थ्रोट, गला, माउथ, ये सब इफेक्टेड होगा। यहाँ तक कि आपके कान में झंझनाहट होगी, कानों में लगे कुछ सीटी की आवाज आ रही है, आंखों में लालीपन आएगी, आंखों से पानी आएगा, सर दर्द शुरू हो जाएगा। और जब आपको ये लगे कि आप रूटीन डे में बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे और टेम्परेचर का आपको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर सर दर्द आपका अचानक शुरू हो जाए तो आप ये समझ लें कि आप सर्दी की जकड़ में आने वाले हैं। वहां भी आपको प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा। जी लक्ष्मी जी। हाँ सर, ये तो आपने इतनी अच्छी बात बताई कि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हम गर्मी तो हमें अभी लग रही है, लेकिन हम गर्म कपड़ों को नहीं पहनते हैं। लेकिन सर आपने हमें ये जानकारी दी कि गर्मी जरूर लग रही है लेकिन टेम्परेचर बाहर का ठंडा है, तो हमें उसी हिसाब से थोड़ा गर्म कपड़े अपने शरीर पर रख लेने चाहिए। सर यही चीज सर ये तो पर्सनली सर हमको भी इस चीज का एहसास नहीं था, क्योंकि अभी हमें भी कई बार गर्मी लगती है तो हम गर्म कपड़ों को नहीं पहनते हैं। तो सर ये आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। सर इसके अलावा होता क्या है जी, होता क्या है लक्ष्मी जी कि हम गर्म कपड़ों को अगर अवॉइड करते हैं जी, तो बॉडी तो उसको अवॉइड कर नहीं पा रही है, हमारा शरीर उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा जी। बाहर का टेम्परेचर जब गिरेगा जी, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएगा। और जब वो 37 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, और 37 के बाद वो मतलब आपका जो रूम टेम्परेचर होता है ये 25 डिग्री, 21 से 25 डिग्री के बीच का एक सामान्य ताप माना जाता है कि 25 डिग्री टेम्परेचर तक बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। लेकिन जब 25 से 21 की तरफ टेम्परेचर आया, 20 तक हो गया, 18 तक हो गया, तो आजकल तो अभी फिलहाल 27, 28, 26 के आसपास टेम्परेचर रूम का जा रहा है, तो हल्की सर्दी हम इसको मान लेते हैं। और जब ये टेम्परेचर आपका 18 से नीचे जाएगा, 16, 17, 15, 14 तक हो जाएगा, तो फिर भीषण सर्दी को मान लेते हैं। और जब 3, 4 तक गया तो फिर हम उसको तो एकदम मान ही लेते हैं कि हम बिल्कुल सर्द गर्म में हैं। अभी आज मैं अखबार देख रहा था तो WHO की रिपोर्ट आ गई है कि 20 दिसंबर से लेकर के 20 मार्च तक बहुत भीषण सर्दी पड़ेगी, यानी सर्दी लेट आएगी और लेट जाएगी। तो 20 दिसंबर अभी आने में लगभग 1 महीना है। लेकिन इस 1 महीने में, इस 1 माह में जो हल्की सर्दी, जिसको आप गुलाबी सर्दी कहती हैं, ये जो गुलाबी सर्दी अगर इसमें हमने लापरवाही की तो वो हमको आगे बहुत नुकसानदायक होगी। इस नाते दर्शकों से अनुरोध है कि इस पूरे नवंबर माह तक हल्के गर्म कपड़े का प्रयोग करना शुरू कर दें। गर्मी लगती है, मान लिया आप बाहर निकलते हैं, पसीना होता है, तो उस पसीने को, जो पसीना होता है उससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। पसीना तभी होगा जब टेम्परेचर आपका 37 से आगे बढ़ जाएगा। तो अगर पसीना हो गया है तो बॉडी ने अपने आप को 37 डिग्री पर मेंटेन कर लिया है। इस नाते आप गर्म कपड़ों को उतार के फेंकिए नहीं। अगर आपने गर्म कपड़े एक बार धारण कर लिए हैं तो फिर उसको उस हिसाब से मेंटेन करते रहिए, और यही हमारा सबसे अच्छा बचाव है इस बदलते मौसम में। विशेष करके खान पान में भी हमको बदलाव करने पड़ेंगे। इस समय कुछ ऐसे
भोज्य पदार्थ हमको लेने पड़ेंगे, हरे साग सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा, गर्म पानी बॉयल वाटर का प्रयोग हम करें, फ्रिज का पानी ना पिए, रखे हुए वाटर को ना पिए, रखा हुआ भोजन हम बिल्कुल ना करें, ताजा और फ्रेश गर्म भोजन करें जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। हम ऐसे भोज्य पदार्थ सूखे मेवा वगैरह का प्रयोग करें। गांव में इस समय विभिन्न प्रकार के साग आ रहे हैं जो, देखिए हमारे प्रकृति में खान पान की व्यवस्था प्रकृति ने स्वयं तय कर रखी है। जिस सीजन में जो फल होता है उस सीजन में हमको उस फल का उपयोग करना चाहिए अपने बॉडी के लिए। जिस सीजन में जो साग सब्जियां मार्केट में होती है उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल टेम्परेचर वाली सब्जियां हमको यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी मटर बाजार में ओरिजिनल नहीं आई है, हाँ सर, सफल मटर, जी बिल्कुल, सफल मटर का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जी। कोई भी प्रिजर्व की हुई सब्जियां जो बाहर से आती हैं विभिन्न प्रांतों से, लो टेम्परेचर पर जो हाइब्रिड करके बनाई जाती है, उन सब्जियों का प्रयोग हम बदलते मौसम में कतई न करें। जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे इस मौसम में किस तरीके के फल हमें अधिक से अधिक लेने चाहिए जिससे हमारे शरीर को फायदा मिले या हम बीमारी से बच सकें? इस समय आपका सबसे सर्वोत्तम फल मार्केट में अमरूद आने वाला है। जी। अमरूद जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया मौसम का फल है, और हमारे आप क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास के वातावरण में भी है, तो जाड़े के मौसम में सेब और अमरूद ये दो फल बहुत अच्छे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं, और इस फलों का उपयोग हमको ज्यादा करना चाहिए। इस समय खजूर आप खा सकती हैं, खजूर का सेवन करें। खजूर के सेवन करने से भी शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और हमको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, बॉडी मेंटेन रहेगी। सूखे मेवों में आप छुहारे का प्रयोग कर सकती हैं। ये आपके बदलते मौसम के फल हैं जो इस समय प्रयोग किए जा सकते हैं। रसदार फल नहीं हमको लेने हैं इस मौसम में। जी। सर जैसे देखा जा रहा है संतरे का सर सीजन, संतरे अक्सर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं बाजार में, क्या इसका सेवन भी ठीक रहता है सर्दियों में करना? बिल्कुल। संतरा यद्यप रसदार फल है, लेकिन संतरा क्योंकि इस मौसम में होता है तो प्रकृति ने संतरे गुण रखे हैं, विटामिन सी की भरपूर मात्रा है उसमें, और कार्बोहाइड्रेट भी है की मात्रा भी है, और उसमें कुछ कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा भी है, जिसको हमारे बदलते मौसम में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत जरूरी है। हम संतरे का प्रयोग कर सकते हैं इस सीजन में, कोई बुराई नहीं है। जी। सर क्या दही लेना इस मौसम में सही रहता है? दही छाछ इस तरह से हम ले लेते हैं गर्मियों में, सर्दियों में लेना? दही इस सीजन का हमारा भोज्य पदार्थ नहीं है। दही अगर बहुत जरूरी हो किसी डॉक्टर की सलाह पे तो आप दोपहर में हल्का सा ले सकती हैं, लेकिन दही मैं ये अपने दर्शकों को मना करूंगा कि बदलते मौसम में दही का प्रयोग तो कतई न करें, विशेष करके 15 नवंबर से लेकर के और अपने 15 फरवरी या 20 फरवरी तक इसका प्रयोग ना करें जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो। उसके स्थान पे आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग, आप पनीर का प्रयोग उसके स्थान पे कर सकते हैं खाने में, मशरूम का प्रयोग आप कर सकते हैं खाने में। जी। सर हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके के मौसम में सर हम एक्सरसाइज या क्या योगा किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमें अपने बॉडी को हमेशा फिट फॉट करने के लिए दैनिक जो क्रियाकलाप हमारे हैं उस दैनिक क्रियाकलापों को ही योगा कहते हैं। विशुद्ध रूप से मैं इलेक्ट्रोपैथिक फिजिशियन हूँ, तो मैं योगा की परिभाषा इसी से लेता हूँ कि हमारी जो डेली फिटनेस की कैपेसिटी है या जो हमारी रूटीन वर्क है हम उसको करते रहे तो वही हमारा योगा है। जैसे महिलाएं अपने उठने का क्रम ना बदलें, अपने घरेलू कार्यों के करने का क्रम ना बदलें, पुरुष है जिस समय उठते हैं उनके उठने का, नहाने धोने का, पूजा पाठ करने का, अपने बागवानी को करने का, अपने निजी काम को करने का, जो उनकी फिटनेस है, मॉर्निंग वॉक अगर वो करते हैं तो मॉर्निंग वॉक एज यूजुअल करें, थोड़े से गर्म कपड़े पहन करके मॉर्निंग वॉक करें। अगर योगा आप करते हैं घर में बैठ करके तो योगा का एक टाइम कर लें, लेकिन योगा करते समय रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखें, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखें। अब योगा आमतौर से लोग टी शर्ट वगैरह पहन के करते हैं तो उससे बॉडी को टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो योगा भी करें तो कुछ ऐसे कपड़े पहन करके करें जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, और जब आपको लगता है कि योगा से हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो गया, कुछ आपको रिलैक्स होता तो कुछ गर्म कपड़े कम कर दें, लेकिन योगा करते समय भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके ही योगा करना है। बिल्कुल सर। सर एक जहन में आपसे बात करते करते मुझे एक सवाल आ रहा है कि सर जैसे गर्मियों में हमें अधिक से अधिक पानी का सर आप सब डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। सर सर्दियों में प्यास कम लगती है, क्या उसमें भी हमें पानी का अपना सही तरीका क्या है हमारा पानी पीने का? सर सर्दियों में भी क्या उसी तरीके से हमें पानी पीना? सर्दी में प्यास कम इसलिए लगती है क्योंकि हमारा पसीना कम होता है, यूरिन परफॉर्मेंस कम होता है, वह हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि डाउन होता है, आसपास का टेम्परेचर डाउन होता है,
तो हमारे ब्लड का जो कोगुलेशन टाइम होता है, ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, तो उसका फंक्शन कुछ सामान तरीके से कम हो जाता है। आमतौर से आपने देखा होगा कि जितने पेड़ पौधे होते हैं वो जाड़े में फूल कम देते हैं, जाड़े में उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है, 3 महीने तक बिल्कुल वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, बहुत कम साधारण तौर पे वो फूल दे पाते हैं। जो लोग उसका टेम्परेचर मेंटेन करने जाते हैं बागवानी में, वहां पे तो फूल होते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि डाउन होता है, तो अंदर से हमारे बॉडी में, क्योंकि हमको प्यास तब लगती है जब ब्लड हमारा जल्दी जल्दी फंक्शन करता, ब्लड में पानी कमी होती तो हमारी कोशिकाओं में पानी कमी होती, तो हमको पानी की जरूरत होती है। अब जाड़े में हमको पानी पीने की मात्रा कम नहीं करनी है, बस करना इतना है कि हम जो पानी गर्मी में एक निश्चित टेम्परेचर का ले रहे थे, एक निश्चित तापमान का जो ले रहे थे, मान लीजिए थोड़ा सा हल्का ठंडा या हल्का करके, अब हम उसको हल्का सा बॉयल करके लेंगे। हम थर्मस में पानी गर्म करके रख लें और रात में भी पानी पिए और दिन में भी पिए। यानी पानी के पीने की मात्रा, हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि 15 किलो अगर व्यक्ति का वेट है तो 1 लीटर पानी उसको 24 घंटे में चाहिए। अब उस हिसाब से बॉडी के वेट के आधार पर उसको पानी पीना ही पीना है। ठंडी में भी पानी आपको रात में जाग के पीना है, लेकिन पानी आपका हल्का गर्म होना चाहिए, जो आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और ब्लड के फ्लो को बना सके। क्योंकि ब्लड का फ्लो अगर नहीं बना, आमतौर से होता क्या है कि जाड़े में आप पानी नहीं पी रहे हैं, मैं बुजुर्गों की बात विशेष करके कर रहा हूँ कि वो पानी नहीं पी रहे हैं, ठंड के नाते वो रजाई से या कंबल से नहीं निकल पा रहे हैं और ब्लड उनका गाढ़ा हो गया, तो ऐसे तमाम केसेस देखे गए कि अचानक अगर वो बाहर निकले पेशाब करने के लिए या यूरिन पास करने के लिए, तो अचानक हार्ट अटैक के चांसेस देखे गए हैं बुजुर्गों के साथ। तो और पानी जब आप गर्म पीते रहेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपका प्रॉपर बना रहेगा, हार्ट की फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होंगे जाड़े में। इस नाते पानी को हम अवॉइड नहीं करेंगे, पानी हम भरपूर पिएंगे। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा जाड़े में, फिर आपको एक नई समस्या हो जाएगी। इस नाते पानी को अवॉइड नहीं करना है। पानी तो हमारा जीवन है, पानी तो कोशिकाओं का अंग है। हम पानी कम कर देंगे तो हमारी सेल्स अपने आप स्लो मोशन में आ जाएंगी वर्क करने में। जी। सर एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे सर सर्दियों में लोग अक्सर चाय का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं कि अदरक डाल लिया, तुलसी डाल लिया, नहीं इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सर ये कहाँ तक बात ठीक रहती है कि सर्दियों में चाय अधिक लेना कोई नुकसानदायक है या नहीं, हम ये चीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चाय का अति हर जगह नुकसान है, चाहे वो गर्मी में आपने चाहे जाड़े में। चाय का मतलब चाय की पत्ती से मेरा संदर्भ है। अगर आप जाड़े में अदरक और तुलसी की पत्ती का काढ़ा बना के पी रही हैं, हल्के दूध का प्रयोग उसमें हो रहा है, एक सामान्य अवस्था में आपके चाय पीने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बॉडी को गर्म करें, क्योंकि ठंडी लग रही थी। चाय एक उसका एक जिसको हम मान सकते हैं विकल्प मान सकते हैं कि लोग 4 लोग बैठे हुए हैं रजाई में, दिन भर बदरी कसते हैं या कोहरा पड़ा हुआ है, घर में काम काज सब समाप्त हो गए, आप बैठे हैं तो आपको लगता है कि सर्दी लग रही, चलो एक कप चाय पी लेते हैं। जी बिल्कुल। तो वो आप टाइम पास के लिए चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय की पत्ती यानी ये चाय है, चाय की पत्ती, ये तो इसका नुकसान तो मैंने कई बार आप लोगों को ग्रीन टी और ब्लैक टी के संदर्भ में बताया है। जी सर। हाँ, अगर आपको बॉडी को गर्म ही रखना है या आप चाय के बहुत शौकीन हैं, तो हल्की चाय आप कम दूध वाली, जिसमें अदरक और काली मिर्च या तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें, तो ये तो एंटी ऑक्सीडेंट वाले पदार्थ हैं, इनको आप लेंगे तो आप सर्दी खांसी जुकाम से बचे रहेंगे। और इनसे तो प्राकृतिक दवाइयाँ, ये प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे हम अपनी औषधियाँ भी बनाते हैं। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में हम बीमार होने से बचाव करने के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस तरह की कोई मेडिसिन है जिससे हम इन चीजों से बच सकें, कि हम पहले से ही मतलब इन चीजों को लेना शुरू कर दें? अब इन बदलते मौसम में 2 महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं, जिनको पहली बीमारी हम कहते हैं कोराइजा और दूसरे कहते हैं इन्फ्लुएंजा। दोनों में अंतर समझ लें। कोराइजा और इन्फ्लुएंजा के लगभग लक्षण मिलते जुलते हैं। कोराइजा में होता है, हमको कोल्ड लगता है, जिसको हम कोल्ड कहते हैं, राइनाइटिस कहते हैं या कैकिया कहते हैं। ये एक वायरस इन्फेक्शन का रोग है और इसमें जो हल्की सी खांसी आना, आंखों से पानी आना, कानों में सुन्नपन हो जाना, कानों लगता है कान में हमारा बिल्कुल कुछ भरा हुआ है, हमारे गले में आवाज ना निकलना, मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, टॉन्सिल का बढ़ जाना। और ये जो कोराइजा है, इसके लक्षण लगभग 3-4 दिन 5 दिन के बाद दिखाई पड़ते हैं। हम धीरे धीरे अपने आप को महसूस करते हैं कि हमको हरारत सी लग रही है, शरीर ढीला हो रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा, और ये धीरे धीरे करके 5-6 दिन में जकड़ लेता है हमको। हम इसको कोराइजा की श्रेणी में लेते हैं। और इन्फ्लुएंजा जो है, ये हमारा अचानक है कि सुबह हम घर से निकले और शाम को ऑफिस से लौट के जब घर आए,
लगातार फटाफट छींके हमको आ रही और हल्की सी बुखार हमको चढ़ गया और हमको लगा कि हमको फीवर हो गया। यानी सुबह हम ठीक थे और शाम को हमको फीवर हो गया, हमारी छींक लगातार जारी हो गई, नाक बहने लगा, और इसको हम इन्फ्लुएंजा में लेते हैं। फिर बाद में यही इन्फ्लुएंजा कोराइजा में चेंज हो जाता है जब ये लगातार बना रहता है। तो इन दोनों से बचने के लिए, यानी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए, हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम 2 कैटेगरी की दवाओं का यूज करते हैं। पहली कैटेगरी में हम देते हैं यस1। यस1 चूंकि हमारी यूनिवर्सल रेमेडी है, हर रोग में हम यस1 का प्रयोग करते हैं। यस1 के साथ हम यस10, A3, F1 और C1, ये चारों दवाइयों को हम 20-20 ड्रॉप मिला करके हल्के गुनगुने पानी में लगभग 1-1 घंटे पे हम 5 से 6 बार देते हैं पहली डोज में, यानी हर घंटे पे आवरली देते हैं। और जब रोगी को राहत होने लगती है तो फिर हम उसको 3-3 घंटे 4-4 घंटे पे देते हैं। फिर 2 दिन तक इस तरह देते हैं, फिर तीसरे दिन से हम उसको सुबह दोपहर शाम देते हैं, और लगभग 6 दिन तक हम इस दवाओं को करते हैं। तो कोराइजा के रोगी को हम ठीक कर ले जाते हैं। और जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा के रोगी को हम CNS के साथ WE दे देते हैं। हमारा CNS एक कॉमन प्रोसेस जिसमें सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फीवर की सारी दवाएं उसमें मिली हुई हैं, और उसके साथ WE का प्रयोग कर लेते हैं। और लगातार आधे घंटे पे हम हर 20-20 ड्रॉप को दे करके हम रात भर में रोगी को बिल्कुल सही कर ले जाते हैं। तो ये हमारी 2 कैटेगरी की दवाएं हैं। और विशेष करके चूंकि ऐसे टेम्परेचर पर, बदलते टेम्परेचर पर कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना 80% बढ़ जाती है। तो रोगी को रात में हम यस+ और यस10 खाना खाने के बाद बेड टाइम में हल्के गुनगुने पानी के 1 गिलास में 10-10 ड्रॉप डाल के दे देते हैं। तो उससे सिवा उसका मोशन भी सही रहेगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से हमारे लंग्स का फंक्शन भी डिफेक्ट करेगा। तो वहां पे कफ को निकालने के लिए भी हमको L3 का प्रयोग करना पड़ता है। और अगर खांसी ज्यादा आ रही है तो हम P3, C13 का प्रयोग करते हैं। हमने खांसी वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया ही था। तो ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हैं जिनका प्रयोग हमारे चिकित्सक कर सकते हैं, अपने रोगियों को इससे लाभ दे सकते हैं, और आम जनता भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इन औषधियों को अपनाए और स्वस्थ रहे। यही मेरी सबके साथ शुभकामना है। हाँ, डॉक्टर साहब, आपने हमें बदलते मौसम में बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल का आभार। नमस्कार। नमस्कार।